प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों होती है, इसको बेल्जियम और श्रीलंका के मॉडल से समझने की कोशिश की है और हमने यह देखा कि लोकतंत्र का मूल आधार लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र तभी कामयाब होता है जब सत्ता में लोगों की भागीदारी या साझेदारी निश्चित होती है, जैसा कि हमने बेल्जियम के उदाहरण में देखा। सत्ता में साझेदारी के विभिन्न रूप हैं, आइए इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी, दूसरा है सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच, तीसरा है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच और चौथा है विभिन्न दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित करने वाले लोगों के बीच। आइए इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी किस तरह होती है, देखते हैं। सरकार के विभिन्न अंग हैं बच्चों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना। देश में लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही विधायिका का निर्माण करते हैं और यही लोग कानून बनाते हैं। दूसरा है कार्यपालिका, कानूनों को लागू करती है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है। लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। एक है बच्चों राजनीतिक कार्यपालिका, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और एक निश्चित अवधि के लिए वे चुने जाते हैं। जैसे हमारे देश में 5 साल के लिए राजनीतिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और दूसरा है स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक या सिविल सर्वेंट। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोग इस कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर, पुलिस इत्यादि। ये लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं। मूलतः अपने रिटायरमेंट तक ये लोग कार्यपालिका में बने रहते हैं। तीसरा है बच्चों न्यायपालिका, जिसका कार्य है कानूनों का पालन करवाना। इसमें देश के विभिन्न सत्रों पर मौजूद अदालतों जैसे सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय इत्यादि शामिल होते हैं। और संविधान और विभिन्न सत्र की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को होता है। सत्ता के ये विभिन्न अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं और एक ही सत्र पर रहकर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, एक ही सत्र पर रहकर अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं, समझते हैं। देखिए, यह देश की संसद है, यानी कार्यपालिका। लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इसमें बैठते हैं। कार्यपालिका का रूप है बच्चों, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रशासनिक सेवक आते हैं, यह कार्यपालिका है। और तीसरा है न्यायपालिका, जो कानूनों की रक्षा करती है। अब तीनों संस्थाएं एक ही सत्र पर रहकर कार्य करती हैं, यानी इनमें कोई भी उच्चतर या निम्नतर संस्था नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक संस्था अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, तो दूसरा अंग उस पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। हमने पढ़ा कि जब कोई भी एक अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो दूसरे अंग उस पर अंकुश लगाते हैं और इससे सत्ता में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था बनी रहती है। दूसरा है बच्चों सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच सत्ता की साझेदारी। विभिन्न सत्रों के बीच साझेदारी, इसमें सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच होती है। सत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले बच्चों केंद्रीय सरकार, जिसे संघ या सामान्य सरकार भी कहते हैं। सत्ता केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय या प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकारों में बंट जाती है। इसे संघवाद कहते हैं और इसके बारे में अगले चैप्टर में हम विस्तार से पढ़ेंगे। संविधान में इन इकाइयों के बीच सत्ता का विभाजन स्पष्ट रूप से लिखा होता है। इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार सर्वोपरि होती है
और शक्तियां उच्चतर से निम्नतर इकाइयों में विभाजित हो जाती है और इसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब है बच्चों जब शक्तियां उच्चतर जो संस्था है से निम्नतर संस्थाओं में विभाजित हो जाती है। ऐसा विभाजन हमने बेल्जियम में देखा, लेकिन श्रीलंका में ऐसा विभाजन नहीं किया गया क्योंकि वहां सारी शक्तियां केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली थी। दोनों देशों में शक्तियों के विभाजन को लेकर होने वाले परिणामों के बारे में भी हमने पढ़ा कि बेल्जियम में आपस में भाईचारा और सद्भावना बनी रही, लेकिन श्रीलंका में केंद्रीय सरकार के हाथ में सारी शक्तियां होने की वजह से गृह युद्ध हुआ। तो सत्ता की साझेदारी में हमने सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे होता है यह पढ़ा। तीसरा है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन। इस व्यवस्था में सत्ता का बंटवारा विभिन्न समूहों के बीच हो सकता है, जैसे भाषा और धर्म इत्यादि के आधार पर समूह बनते हैं। हमने बेल्जियम के उदाहरण में सामुदायिक सरकार के बारे में पढ़ा जो भाषा, संस्कृति और शिक्षा जैसे मसलों पर फैसले देती है। इसका मुख्य मकसद कमजोर समुदायों, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों की सत्ता में हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना या उनको हिस्सेदारी दिलवाना होता है। संविधान में भी कमजोर समुदायों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख होता है। तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की हिस्सेदारी हमने पढ़ी। अंत में बच्चों विभिन्न दबाव समूहों और आंदोलनों द्वारा सत्ता की साझेदारी देखते हैं। सत्ता के बंटवारे का एक और रूप जिसमें विभिन्न दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित करने और नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा इस बात को निर्धारित करती है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या दल के हाथों में ना रहे। इस प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल करने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी विचारधाराओं का प्रयोग करती हैं, लोगों के सामने रखती हैं और लोगों को प्रभावित करने और सत्ता हासिल करने का प्रयास करती हैं। सत्ता की साझेदारी का यह रूप तब भी देखने को मिलता है जब विभिन्न राजनीतिक दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं या विभिन्न पार्टियां चुनावों के बाद गठबंधन सरकार का गठन करती हैं। जैसा कि हमने 2019 के हरियाणा विधानसभा के चुनावों में देखा, जब भाजपा और जजपा की गठबंधन सरकार आई और सत्ता की साझेदारी देखने को मिली। संगठित हित समूह जिसमें एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए लोग जैसे व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर अपने सदस्यों के हितों के लिए नीतियां बनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं और सत्ता में अपनी साझेदारी और भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। तो सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप हमने देखे। अगले चैप्टर संघवाद में हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।